अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज की स्टोरी दोस्तों एक हॉरर स्टोरी है और बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्टोरी की तरफ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आएगी। तो कहानी कुछ इस तरह है कि आमिर आज नए मकान में शिफ्ट होने जा रहा था। उसने पहली बार अपनी कमाई से मकान खरीदा था, जो शहर से ज़रा हटके एक कम गुंजान इलाके में था। वो और उसकी बीवी मायरा दोनों बहुत खुश थे। मायरा को हमेशा से ही आमिर के माँ बाप का घर पसंद न था। आए दिन वो कोई ना कोई ड्रामा करती रहती ताकि आमिर जल्द अज जल्द इस घर से लेके उसे निकले। अब जब वो अपने नए घर में जा रहे थे तो वो बहुत खुश थी। मज़दूर तकरीबन सब सामान ले जा चुके थे। इसने बाकी बची कुछ छोटी मोटी चीज़ें एक बॉक्स में डाल के गाड़ी में रखी और अपने सास ससुर को खुदा हाफिज़ कहने घर के अंदर गई। आमिर अंदर पहले ही अपनी माँ के पास सोफे पर बैठा था। उसकी माँ इनके जाने से खुश न थी। इससे पहले कि इसकी सास कुछ कहती, मायरा ने जल्दी से कहा कि अच्छा अम्मी, अब हम चलते हैं। आप परेशान ना हो, हम आते जाते रहेंगे, आप भी ज़रूर आइएगा। चलो आमिर, हमें देर हो रही है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ अम्मी, मायरा ने मुड़ते हुए कहा और दिल ही दिल में अपनी सास से जान छूटने की खुशी में जाके गाड़ी में बैठ गई। आमिर भी उसके साथ आके ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। शुक्र है, मायरा ने बात शुरू की। अब प्लीज़ दोबारा ना शुरू हो जाना, आमिर ने झलाहट से कहा। अब मैंने तुम्हारी बात मान के अलहदा घर ले तो लिया है, अब प्लीज़ अम्मी की बुराइयां करना बंद कर दो और मेरी जान को भी सुकून दो। मायरा ने इसकी बात पे कोई ध्यान न दिया और खिड़की से बाहर देखती रही और घर की सेटिंग वो कैसे करने वाली है ये आमिर को बताने लगी। आमिर खामोशी से उसकी बातें सुनता हुआ ड्राइव करता रहा। कभी हूँ हाँ में जवाब दे देता और इतने में उनका नया घर आ गया। मायरा जल्दी से गाड़ी से उतरी और अंदर चली गई। ये एक सिंगल स्टोरी घर था जिसमें एक ड्राइंग रूम, टीवी लॉन्च, एक बेड, दो बाथ और एक किचन नीचे, बल्कि ऊपर एक सिटिंग, दो कमरे, दो बाथ और एक किचन था। आमिर जब गाड़ी पार्क करके अंदर आया तो मायरा एक्साइटेड सी मज़दूरों को बता रही थी कि सामान कहाँ और कैसे रखना है। आमिर कमरों पर जायज़ा लेने लगा और मायरा से पूछा, हम कौन सा कमरा रखेंगे। मायरा ने कहा, हम नीचे वाला रूम अपने लिए रख लेते हैं, ऊपर वाला पोर्शन मेहमानों के लिए बना लेंगे। आमिर ने मज़दूरों से कहा, पहले इस रूम में बेड ले आओ, बाकी काम बाद में करते हैं। कमरा और ड्राइंग रूम वगैरह सेट करते उन्हें रात हो गई। आमिर ने मज़दूरों को दिहाड़ी देके भेज दिया और कल फिर आने के लिए कहा। सेटिंग करके वो इतना थक चुके थे कि खाना खाते ही सो गए। अगली सुबह मज़दूर फिर अपने टाइम पर आ गए और इन्हें नीचे वाला पोर्शन सेट करने में शाम हो गई। ऊपर वाले पोर्शन के लिए इनके पास कोई ख़ास सामान नहीं था। एक रूम में बस बेड लगा दिया और दूसरे में चीज़ें रख के उसे स्टोर के तौर पर यूज़ करने का फ़ैसला किया। अब इनका घर मुकम्मल सेट हो चुका था। आमिर ने मायरा से कहा कि नेक्स्ट वीकेंड सबको बुला के उनका खाना करते हैं। मायरा ने कहा, अगर इन सब में तुम्हारे माँ बाप और भाई बहन भी हैं तो मैं नहीं कर सकती, मुझसे तो इन लोगों का खाना नहीं बनता। मैं अपनी अम्मी और भाई को पहले ही इनवाइट कर चुकी हूँ। आमिर झुलाकर बोला, आखिर तुम्हें क्या मसला है? क्या था अगर मेरे माँ बाप और भाई बहन को भी कह देती? ना बाबा ना, तुमने उन्हें खाना खिलाना ही है तो बाहर कहीं बुला के खिला देना। आमिर को अगले दिन ऑफिस जाना था। उसकी ली गई छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी थी। इस घर से ऑफिस था भी दूर तो उसे जल्दी उठना था, इसलिए वो सोने चला गया। मायरा छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर करती रही। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर आमिर ऑफिस चला गया। मायरा सारा दिन घर की छोटी मोटी सजावट में लगी रही और शाम को घर से 2 गलियां छोड़ के पार्क में चली गई। ये इलाका ज़्यादा गुंजाना था, इसलिए पार्क में भी ज़्यादा लोग न थे। पार्क भी छोटा था और वहाँ पर 2-3 फैमिलीज ही बच्चों को लेकर आई हुई थी। इनकी गली में भी इनके अलावा बस एक और घर था, बाकी दाएं बाएं सामने पीछे सब प्लॉट थे। हर गली में बस 2 या 3 घर बने हुए थे। रात के 8 बजे थे जब मायरा को बाहर आमिर की गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। मायरा तो कब से आमिर के इंतज़ार में थी। उसके अंदर आते ही कहने लगी, कहाँ थे तुम? इतनी लेट कहाँ से आ रहे हो? पहले तो 6 बजे आ जाते थे।
आमिर ने बताया कि ये घर ऑफिस से दूर है, रास्ते में ट्रैफिक भी होती है, लेकिन वो मानने को बिल्कुल तैयार न थी। कहने लगी, गए होगे फिर अपनी माँ को मिलने। मुझे पता है तुम्हारा दिल नहीं लगता उनके बगैर। तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। आखिर तुम छोड़ क्यों नहीं सकती उनकी बात करना? जब मैं बता रहा हूँ कि रास्ता लंबा है, ट्रैफिक थी, तुम्हें क्यों यकीन नहीं आता? अच्छा छोड़ो, मायरा ने आमिर की बात काटते हुए कहा। खाना गर्म करती हूँ तुम्हारे लिए, फ्रेश हो जाओ। आमिर जो आते साथ ही उसकी बातें सुन के आवाज़ार हो गया था। उसने कहा, नहीं, खाना रहने दो, मुझे भूख नहीं। हाँ, खा लिया होगा अपनी माँ की तरफ, मायरा ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। आमिर ने इसका कोई जवाब न दिया और फ्रेश होने के लिए चला गया। जब वो बाथरूम से निकला तो मायरा सोफ़ा पे बैठी टीवी देख रही थी। तुमने खाना खा लिया? उसने मायरा को पूछा। हाँ, खा लिया। तुम्हें पता मुझसे भूख कहाँ बर्दाश्त होती है। दोनों कुछ देर बैठे टीवी देखते रहे। कुछ देर के बाद आमिर ने कहा, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ जाओ। मायरा ने उसकी बात पर जैसे कोई ध्यान न दिया। और हाँ सुनो, मायरा को कुछ याद आया। मैंने अम्मी को कल खाने पे बुलाया है, तुम भी कोशिश करना, जल्दी आ जाना। आमिर ने इस बात का कोई जवाब न दिया और जाकर लेट गया। अगले दिन सुबह फिर से आमिर जल्दी उठकर दफ्तर के लिए निकल गया। मायरा जब सो के उठी तो वो जा चुका था। आज वो खुश थी कि उसकी माँ और भाई उसके घर खाने पे आ रहे थे। उसने उठते ही शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दी। दोपहर को उसकी माँ की कॉल आई और उसके पूछने पर उसने बताया कि आमिर दफ्तर से लेट घर आता है और सुबह जल्दी निकल जाता है। उसे शक है कि वो अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। मायरा की माँ जो एक बहुत शातिर औरत थी, उसने कहा, तुम बेफिक्र हो जाओ और बस जैसा मैं कहती वैसा करती रहो। उस घर से निकाल दिया ना तुम्हें, अब बस देखना ये वहाँ जाना भी छोड़ देगा। हाँ अम्मी, आप ही की बातों पे अमल करके तो ये मुमकिन हुआ है। आप जैसे बताओगे मैं वैसे ही करूँगी। बस ठीक है, मायरा की माँ ने फातिहाना अंदाज में कहा। मैं अब बंगाली बाबा को कॉल करती हूँ, देखना वो ऐसे तवीज़ देंगे कि ये लड़का अपनी माँ के घर का रास्ता ही भूल जाएगा। मायरा अपनी माँ की ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। सच अम्मी? उसने हैरत से पूछा। आप मेरा ये काम कर दें प्लीज़, मैं नहीं चाहती कि अपने माँ बाप को मिले। उसकी माँ ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं आ जाती हुई तावीज़ लेती आऊँगी। शाम को मायरा की माँ और उसके भाई की फैमिली टाइम पे ही आ गए। मायरा उनके आने पे बहुत खुश थी। उसने उनके पसंदीदा खाने बनाए थे और पूरा घर खानों की खुशबू से महक रहा था। मायरा का भाई और उसके बीवी बच्चे ड्राइंग रूम में बैठे थे जब उसकी माँ और मायरा ऊपर वाले पोर्शन में गए। मायरा की माँ ने उसे एक हड्डी दी जो शायद किसी परिंदे की थी और उसे आमिर के तकिए में रखने के लिए कहा और साथ ही साथ एक तावीज़ दिया जो उसे बताया कि पानी में मिक्स करके आमिर को पिलाए। और फिर एक कागज़ उसके हवाले किया जिस पर कुछ लिखा हुआ था और साथ बताया कि ये अमल तुमने 40 दिन एक मखसूस वक्त में मखसूस जगह बैठकर पढ़ना है। मायरा खुश थी। ये सब करने के बाद उसका शौहर उसके माँ बाप को मिलने नहीं जाएगा और मुकम्मल उसके काबू आ जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था वक्त उसके साथ क्या खेल खेलने वाला है। जब वो नीचे आई तो आमिर भी घर में दाखिल हो रहा था। वो मायरा के भाई से मिला और उसकी माँ से प्यार लिया। फिर सब ने मिलकर खाना खाया और देर तक गप्पे आंकते रहे। रात गए वो लोग अपने घर के लिए निकले और आमिर और मायरा सोने के लिए कमरे में चले गए। अगले दिन आमिर की छुट्टी थी। वो मायरा के साथ घर के छोटे मोटे कामों में लगा रहा और शाम को खाना खाने बाहर चले गए। वापसी पे घर के लिए कुछ शॉपिंग की और घर आ गए। मायरा ने सुबह उठते ही वो हड्डी आमिर के तकिए में छुपा दी थी और आमिर को नक्श वाला पानी भी पिलाना शुरू कर दिया था। अब बस उसे कागज़ पे लिखा वो मंत्र पढ़ना शुरू करना था जिसके लिए उसने सुबह का टाइम मुख्तस किया था जिस वक्त आमिर ऑफिस के लिए निकलता है। उसके बाद और इस अमल को करने के लिए उसने फर्स्ट फ्लोर पर जो रूम था उसको सिलेक्ट किया। उसकी वजह ये थी कि जिस दिन आमिर घर पे हो उस दिन भी वो सुबह उठकर ऊपर जा सकती है और आराम से वो अमल कर सकती है। अमल करते हुए चौथा दिन था। सब कुछ वैसे ही चल रहा था। आमिर सुबह 8 बजे ही ऑफिस के लिए निकलता और रात को 8 बजे का रहा था। फ़र्क ये था बस कि मायरा ने सुबह जल्दी उठकर उसके लिए नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था। अमल के 5वें दिन जब आमिर ऑफिस चला गया और मायरा अपनी रूटीन के मुताबिक ऊपर आके अमल वाली जगह पर बैठी और अमल शुरू किया ही था तो उसे बाहर गली वाली तरफ किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। पहले तो मायरा ने इग्नोर किया, शायद कोई गली से गुजरा हो तो किसी का बच्चा रो पड़ा, लेकिन वो आवाज़ मुसलसल आती रही और मायरा घबरा गई थी। उसने अमल ख़त्म किया और उठ के देखने के लिए नीचे आई। जब उसने गली में देखा तो उसे कोई बच्चा नज़र ना आया, ना ही कोई इंसान, सिर्फ एक आवारा सी बिल्ली थी जो उसके घर की छत की तरफ देख रही थी। मायरा ने सरसरी निगाह बिल्ली पर डाली और उसे भगाने के लिए हाथ से इशारा किया जिससे वो दुबक कर भाग गई।
अगले रोज़ फिर मायरा अपनी रूटीन के मुताबिक ऊपर कमरे में गई और अमल शुरू किया। जब वो मुकम्मल कर चुकी तो नीचे आई, देखा वही कल वाली बिल्ली उसके बेडरूम के दरवाजे में खड़ी थी। बिल्ली को घर के अंदर देखकर वो चौंकी और सोचा शायद कोई दरवाज़ा खुला रह गया होगा, और फिर मायरा ने दरवाज़ा खोल के बिल्ली को भगा दिया। वो सारा दिन यही सोचती रही कि दरवाजे तो सब बंद थे, फिर वो बिल्ली घर में कैसे घुसी। उसने इस बात का जिक्र अपनी माँ से फ़ोन पे भी किया, लेकिन उसकी माँ ने उसे कहा कि सब तुम्हारा वहम है, तुम्हें बस जो मैंने बताया है वो करती रहो। अब अमल करते हुए मायरा को 21वां दिन था। इस बात की आमिर को कानो कान भनक ना थी, क्योंकि वो ये तब करती जब आमिर घर ना होता, और छुट्टी वाले दिन वैसे ही वो लेट उठता तो इतने में वो अमल कर चुकी होती। 21 दिनों में उसने अपने इर्द गिर्द गैर मामूली वाक़यात नोट किए, जैसे बिल्ली का घर में होना, इसे घर के दूसरे फ्लोर से किसी के चलने की आवाज़ आना। लेकिन उसने अपनी माँ की बातों में आके अमल करना जारी रखा। 22वें दिन जब वो आमिर को ऑफिस भेजकर ऊपर वाले कमरे में अमल करने के लिए आई तो दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा सामने उसकी जगह पर कोई बैठा हुआ है। लंबे खुले बाल, स्याह गारे से बना हुआ बदन, गर्दन से लटकता हुआ मांस, स्याह आंखें। जैसे ही उसने मायरा की तरफ उठाई तो उसकी चीखें निकल गई। उसने झटके से दरवाज़ा बंद किया और चीखती हुई नीचे उतरी और ख़ुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। कांपते हाथों से अपनी माँ का नंबर डायल किया। अम्मी आप जल्दी आएँ, जल्दी आ जाएं बस। उसकी माँ ने पूछा बता तो सही हुआ क्या है। इस पर उसने आधी अधूरी बात बताई और कहा कि जल्दी आ जाएं। उसकी माँ ने आने का कह के फ़ोन रख दिया। अब वो अपने कमरे में बंद बैठी अपनी माँ का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसे बाहर से मुसलसल किसी के चलने की आवाज़ या बर्तनों की आवाज़ आ रही थी। हर एक लम्हा उस पर एक साल की तरह भारी था। उसे लगा जैसे मुद्दतें गुजर गई। फिर अचानक डोरबेल की आवाज़ आई। उसने डरते डरते कमरे का दरवाज़ा खोल के बाहर झांका, लेकिन अब बाहर सिर्फ खामोशी थी। सब नॉर्मल हो जैसे, लेकिन वो जानती थी अब नॉर्मल कुछ भी नहीं। वो भाग के ड्राइंग रूम से बाहर निकली और मेन डोर की तरफ लपकी। दरवाज़ा खोला तो आगे कोई ना था। उसके डर और खौफ में इस चीज़ ने और इजाफा कर दिया। वो दरवाजे से बाहर निकल गई। दोपहर होने वाली थी। गली सुनसान थी। दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या, कोई परिंदा भी नहीं था। उसने फैसला किया कि वो यहीं रुक के अपनी माँ के आने का इंतज़ार करेगी। थोड़ी देर बाद दूर से उसे एक गाड़ी आती दिखाई दी। हाँ, ये उसकी माँ की ही गाड़ी थी। जैसे ही उसकी माँ गाड़ी रोक के बाहर निकली तो वो उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी माँ उसे अंदर लेकर आई और इस सब चीज़ को उसका वहम बताया। साथ ही साथ उस आमिल को काल में लाई और उसे सूरत हाल से आगाह किया। आमिल ने भी यही कहा कि ये लड़की का वहम हो सकता है, उसे कहो डरे ना और 40 दिन ज़रूर पूरे करे। मायरा की माँ ने मायरा को गलती से भी ये बात आमिर को बताने से मना कर दिया और उसे इसरार किया कि वो ज़रूर ये अमल पूरा करे, और कहा जब तक वो कर रही है उसकी माँ उसके साथ ही रुकेगी। आमिर जब रात काम से आया तो उसे घर का माहौल कुछ बदला हुआ लगा। उसकी सास आई हुई थी जो उसे पता लगा कि अब एक आध महीना यहीं रुकने वाली है। उसे कोई एतराज़ न था। मायरा खिलाफज मामूल खामोश थी। आमिर ने उसे खामोशी की वजह पूछी तो उसने कुछ नहीं कह के टाल दिया। रात का खाना तीनों ने इकट्ठे खाया और फिर सोने के लिए चले गए। मायरा की माँ को अब ऊपर वाले कमरे में सोना था। हाँ, उस कमरे में जहाँ मायरा अमल करती। अगले रोज़ सुबह जब वो उठे तो आमिर मामूल के मुताबिक जॉब पर चला गया। आमिर के जाते ही मायरा की माँ उसके पीछे पड़ गई। उसे यूँ दरमियान में यह अमल नहीं छोड़ना चाहिए। खूब समझाने बुझाने के बाद मायरा इस शर्त पर तैयार हो गई कि उसकी माँ भी अमल के दौरान उसके साथ रुकेगी। उसकी माँ मान गई और यूँ मायरा ने फिर से वही अमल शुरू किया, लेकिन अब कुछ भी नॉर्मल ना था। मायरा को मुख्तलिफ आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। कभी बच्चे के रोने की तो कभी छन छन करती पायल की, कभी बटन खड़कने की तो कभी दरवाजे बजने की, कभी सरगोशी की तो कभी चीखों की। और ये सब आवाज़ें उसे उसके घर के मुख्तलिफ कोनों से आती थी जिन्हें उसके अलावा कोई और सुन ना पाता। लेकिन उसकी माँ के इसरार पर उसने अमल जारी रखा और 32 दिन मुकम्मल हो गए। कल अब आमिर की ऑफिस से छुट्टी थी। आमिर को मायरा किसी न किसी वजह से परेशान लग रही थी और उसके बार बार इसरार पर भी उसने आमिर को अपनी परेशानी की वजह ना बताई। मायरा की माँ को कुछ काम था जिसकी वजह से उसे एक दिन के लिए अपने घर जाना था। मायरा ने माँ को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका जाना ज़रूरी था। फिर उसने कहा एक ही दिन की तो बात है, वो आज रात जाके कल रात वापस आ जाएगी और फिर आमिर भी होगा सारा दिन उसके साथ। उसे किसी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बस सुबह उसके उठने से पहले ही ऊपर जाए और अपना अमल मुकम्मल कर ले। और जाने से पहले बार बार उसने मायरा को ताकीद की कि हर सूरत ये अमल मुकम्मल करे, वो कल रात तक वापस आ जाएगी। अगली सुबह मायरा फिर अपनी रूटीन के मुताबिक उठी
और काफ़ी देर सोचती रही कि वो अमल करने ऊपर वाले कमरे में जाए या ना जाए। और फिर उसने जाके अमल करने का फ़ैसला किया। कमरे से निकलते हुए उसने एक निगाह आमिर पर डाली जो वह सो रहा था। दरवाज़ा आहिस्ता से बंद किया और ऊपर चली गई। ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर नजर डाली। हर चीज़ अपनी जगह पर थी। खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी और उसके अमल वाली जगह खाली थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चल के आई और एक कोने में अपनी अमल वाली जगह पर बैठ गई। उसकी चारों तरफ खामोशी थी। जब उसने आंखें बंद की और अमल शुरू किया, कोई 10-15 मिनट गुजरे होंगे। उसने अमल मुकम्मल किया और आंखें खोली। उसके सामने वही चीज़, स्याह गारे से बना हुआ जिस्म, स्याह लंबे बाल, कलगी की तरह लटकता हुआ गर्दन के करीब मांस। और फिर उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई। स्याह आंखें। 2 बजे के करीब आमिर की आंख खुली तो मायरा कमरे में ना थी। उसने उठ के बाहर देखा, बात चेक किए, कहीं भी ना थी। सोचा छत पर कपड़े न डालने गई हो। आवाज़ें दी तो कोई जवाब नहीं। छत पर गया तो वहाँ भी नहीं। नीचे उतरा तो स्टोर का दरवाज़ा खोल के सरसरी सी निगाह डाली, लेकिन कोई नहीं। साथ ही दूसरा कमरा खोला तो देखा वह कोने में बैठी, रंगत उड़ी हुई और मुसलसल दीवार को घूर रही है। यहाँ क्या कर रही हो? उसने मायरा को आवाज़ दी। मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था। ये कहता हुआ वो आगे बढ़ा, लेकिन मायरा ने कोई हरकत न की और वैसे ही दीवार को देखती रही। आदमी ने जाके उसके कंधे पे हाथ रखा और पूछा, क्या हो गया तुम्हें? लेकिन आगे से कोई जवाब ना आया। आमिर ने फिर उसका कंधा हिलाया, जिस पर उसने गर्दन घुमाकर आमिर को देखा और उसकी आंखों में खून था। आमिर का हाथ खुद ही उसके कंधे से पीछे हो गया। चले जाओ यहाँ से। ये आवाज़ सुन के आमिर को धचका लगा और वो पीछे को गिरा। ये आवाज़ मायरा की नहीं थी, बल्कि उसकी आवाज़ में एक और आवाज़ सीख रही थी। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। एक बार फिर उसने कहा और दोबारा दीवार को देखना शुरू कर दिया। आमिर हड़बड़ाता हुआ वहाँ से उठा और दरवाजे में जाके खड़ा होकर उसे देखना शुरू कर दिया। मुझे मुसलसल दीवार को देखी जा रही थी। काफ़ी देर वो वहाँ खड़ा रहा और सोचता रहा कि क्या करे। इतने में एक बार फिर उसने आमिर की तरफ देखा और दरवाज़ा फटाक से बंद हो गया। आखिर ये दरवाज़ा कैसे बंद हुआ? आमिर बुरी तरह डर चुका था और इसी कश्मकश में उसने अपने बाप को कॉल की और सारी सूरत हाल से आगाह किया। उसके बाप ने उसे कहा, घबराओ नहीं, हम आ रहे हैं। और कुछ देर में उसका बाप और माँ वहाँ उसकी मदद को पहुँच गए। आमिर उन्हें अपने साथ ऊपर वाले पोर्शन में ले आया और उस दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया। इतनी देर में आमिर ने माहिरा की माँ को भी कॉल कर दी, जो कि सारी स्टोरी जानती थी, और फिर भागी आई। जब ये चारों कमरे के बाहर खड़े थे तो आमिर के बाप ने सूरत हाल देखने के लिए दरवाज़ा खोलना चाहा। अभी उसने दरवाज़ा खोल के अंदर नज़र ही डाली कि दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से फिर बंद हो गया और अंदर से मायरा की आवाज़ आई। तुम लोगों को समझ नहीं आती, छोड़ दो मुझे यहाँ और दफा हो जाओ। लेकिन ये माहिरा की आवाज़ न थी, ये तो कोई और ही बोल रहा था। ये चारों लोग नीचे आके बैठ गए और सोचने लगे इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए। माहिरा की माँ ने डरते हुए कबूल कर लिया कि उससे ये गलती हुई है और इस वक्त कबूल करने के अलावा कोई चारा न था। उसने मशवरा दिया कि इन्हें उसी आलिम से बात करके उसे बुलाना चाहिए। आमिर माहिरा की माँ की यह बात सुन के तिलमिला उठा, लेकिन उसके बाप ने उस वक्त उसे गुस्से की बजाय होश से काम लेने के लिए कहा और उसकी सास को सालिम को कॉल करके फ़ौरन बुलाने के लिए कहा। माहिरा की माँ रो रो के आमिर से माफ़िया मांगने लगी। आमिर इस वक्त उसे बात ना करना चाहता था। उसे बस अपनी बीवी की फ़िक्र थी, उसे कैसे ठीक किया जाए। आमिर के बाप ने माहिरा की माँ से उस आमिर का नंबर लेकर उसे कॉल की और सूरत हाल से आगाह किया, लेकिन वो अनाड़ी था और सूरत हाल सुनकर डर गया और समझ गया कि अब ये सूरत हाल उसके बस से बाहर है और आने से इनकार कर दिया। ये जाली से आधे पौने आमिर, यही तरीका होता है इनका लोगों से पैसे हथियाने का। अभी वो लोग यही बातें कर रहे थे कि सीढ़ियों से मायरा चलती हुई आई, बाल बिखरे हुए, अजीब तरह से चलती हुई उनके पास से गुजरी और सीधा किचन की तरफ गई। डर के मारे इनमें से किसी की भी आवाज़ ना निकली। उसने किचन में जाके फ्रिज खोला और अंदर जो गोश्त पड़ा था कच्चा ही खाना शुरू कर दिया। ये लोग डरे सहमों से देखते रहे और वो गोश्त खाती रही, यहाँ तक कि 2-2.5 किलो गोश्त खा गई। जब गोश्त ख़त्म हो गया तो उसने अपनी माँ को देखा और उसकी तरफ आने का इशारा किया। उसकी माँ डरी सहमी अपनी जगह से उठी और आहिस्ता आहिस्ता उसके पास पहुंची।
हाँ बेटा, वो अपनी कपकपाती आवाज़ में इतना ही कह पाई। और गोश्त दो मुझे। उसकी माँ ने फ्रिज में देखा जहाँ अब मज़ीद गोश्त नहीं था। उसने कहा कि और गोश्त तो ख़त्म हो गया है। लेकर आओ। माहिरा ने वैसे ही स्पॉट लहजे में कहा और आमिर कबाब को देखते हुए बोली। तू जाएगा और गोश्त लेके आएगा। आमिर कबाब फ़ौरन अपनी जगह से उठा और कहा, हाँ मैं जाता हूँ। इससे पहले वो आगे बढ़ के दरवाज़ा खोलने लगता, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और जैसे ही वो बाहर गया दरवाज़ा बंद हो गया। माहिरा की माँ घबराई हुई वहाँ से चल के आई और आमिर की माँ के साथ बैठ गई। माहिरा कुछ देर वहीं किचन में खड़ी अपने पाँव की तरफ देखती रही। उसका मुंह कच्चा गोश्त खाने की वजह से खून से भर चुका था। फिर वो वहाँ से चली और दोबारा ऊपर उसी कमरे में चली गई और कमरे का दरवाज़ा धमाके से बंद हो गया। आमिर ने फटाफट मोबाइल निकाला और अपने बाप का नंबर डायल किया। उन्होंने बताया कि उनकी अपने एक दोस्त से बात हुई है, कोई जानने वाला जो ऐसे केस हैंडल कर लेता है, और अपने दोस्त को लेकर उसी की तरफ जा रहे हैं और उसे पिक करके जल्दी वापस आएंगे। यूँ ही कुछ देर गुजरी। आमिर, उसकी माँ, सास तीनों चुपचाप अपनी अपनी जगह बैठे रहे। डर के मारे किसी में भी बात करने की हिम्मत न थी। ऊपर वाले फ्लोर से चीज़ें टूटने और कभी कभी चीखों की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। कुछ देर बाद घर के बाहर गाड़ी रुकी। आमिर ने उठकर दरवाज़ा खोला और देखा उसका बाप और साथ में दो लोग हो रहे हैं, एक उनका दोस्त और दूसरे शायद वही साहब जो इस चीज़ से निपटना जानते थे। आमिर के बाप ने तारुफ करवाया कि ये अफजल साहब हैं, ये हमारी मदद करेंगे। अफजल साहब ने आमिर से कहा, घबराओ ना बेटा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, और घर के अंदर आ गए। अफजल साहब ने अंदर आते ही सूरत को भांप लिया और मायरा का पूछा कि कहाँ है। आमिर ने बताया वो ऊपर वाले कमरे में ही है। अफजल साहिब ने कहा, आप लोग यहाँ रुकिए, और ख़ुद गोश्त का लिफाफा लेके कुछ पढ़ते पढ़ते ऊपर की तरफ चल दिए। उस कमरे के बाहर खड़े होकर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ना आई। इस बार अफसर साहब ने दरवाज़ा खोला और देखा मायरा एक कोने में पड़ी अलमारी के ऊपर चढ़ के बैठी हुई है और उन्हें ही देख रही है। अफसर साहब बिल्कुल ना घबराए और कमरे के अंदर जाकर अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। मायरा ने गोश्त देखते ही अलमारी से नीचे छलांग लगाई और गोश्त के लिफाफे की तरफ लपकी, लेकिन वो लिफाफे तक ना पहुंच सकी। अफसर साहब अपने गिद्ध हिसार किए हुए थे, जिसकी वजह से वो लिफाफे तक ना पहुंच पाई और चीखने लगी। उसकी चीखें इतनी बुलंद थी कि आसमान तक जाती थी और चीखों में वही भारी आवाज़ नीचे सबके डर को बढ़ा रही थी। अफसर साहब पढ़ते रहे और गोश्त वाला लिफाफा बेड पे रख दिया। खुद पीछे होकर खड़े हो गए। मायरा ने चीखना बंद किया और एक बार फिर गोश्त पर लपकी और दोनों हाथों से कच्चा गोश्त खाना शुरू हो गई। उसका मुंह एक बार फिर खून से भर गया। अफसर साहब एक फासले पर खड़े कुछ पढ़ते रहे और वो गोश्त खाती रही। जब गोश्त ख़त्म हुआ तो उसका ध्यान एक बार फिर अफसर साहब पर गया और उसने चीखना शुरू कर दिया। वो चीखती रही और बिजली की तेज़ी से कमरे में भागती रही, कभी बेड के नीचे तो कभी अलमारी के ऊपर तो कभी खिड़की की तरफ जाती। वो शायद अब कमरे से निकलना चाहती थी। अफसर साहब की पढ़ाई की वजह से निकल ना पा रही थी। उसने बेशतर बार कोशिश की अफसर साहब के करीब जाने की, लेकिन हर बार उसे उनके करीब आने से कोई दीवार रोक लेती, जिस पर वो मज़ीद चीखती। घर के तमाम अफराद चीखें सुन के कमरे के बाहर जमा हो गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो दरवाज़ा खोले। अफसर साहब की पढ़ाई से उसकी चीखें और स्पीड दोनों ही कम हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज़ थक रही है। और फिर कुछ देर में वो अफसर साहब के सामने थोड़े फासले पर सिमट के बैठ गई और रोना शुरू कर दिया। अफसर साहब उसकी तरफ ध्यान किए बगैर पढ़ते रहे और आखिरकार वो ज़मीन पर गिर गई, जैसे बेहोश हो गई। अफसर साहब ने आमिर को आवाज़ दी, जो बाहर ही खड़ा था, और फ़ौरन दरवाज़ा खोल के अंदर आया और अपनी बीवी को गिरे हुए देखकर डर गया। बाकी घर वाले भी चुपचाप दरवाजे में खड़े ये मंजर देखते रहे। अफसर साहब ने आमिर से कहा कि इसे उठा के बिठाओ। आमिर डरता हुआ आगे बढ़ा और डरते डरते उसे कमर से पकड़ कर सीधा किया और अपने आगे बिठाया। अफसर साहब ने बाकी घर वालों को भी अंदर आने को कहा और कहा कि मायरा की कमर की तरफ ही रहें, चाहे जो भी हो उसके सामने ना आए। सब घर वाले उसके पीछे बैठ गए, जबकि सिर्फ अफजल साहब उसके सामने बैठे थे। उन्होंने एक बार फिर पढ़ाई शुरू की और मायरा की चीखें बुलंद हुई। इस बार अफसर साहब ने मायरा से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आरिया। आरिया। वो चिल्लाई, क्यों आई हो यहाँ? अफसर साहब ने फिर पूछा, इसने इसने बुलाया मुझे। अब मैं तुझे हुक्म देता हूँ, चली जा। नहीं। वो फिर चिल्लाई, नहीं जाऊंगी मैं। अफसर साहब ने फिर से आंखें बंद की और पढ़ना शुरू किया।
आर्या की चीखें बुलंद हुई। अच्छा अच्छा, जाती हूँ। जा, दफा हो जा, अफसर साहब ने कहा और दोबारा मुड़ के ना आना। अच्छा अच्छा, छोड़ मुझे, जा रही हूँ। सामने प्लॉट में जो दरख्त है वो गिराती जा और कसम खा कि तो दोबारा कभी यहाँ नहीं आएगी। हाँ मुझे कसम है, हाँ मुझे कसम है, मैं कभी यहाँ का रुख नहीं करूँगी। दफा हो जा, अफसर साहब ने गुस्से में कहा। मायरा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी और थोड़ी देर में सामने प्लॉट वाले दरख्त गिरने की आवाज़ आई। अफसर साहब ने खिड़की से देखा तो दरख्त गिर चुका था और आर्या